गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे संधारित्रों का संयोजन। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, संधारित्रों का संयोजन क्या होता है कि हमें कोई भी इच्छित धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है, इसके लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। मतलब आपको कोई संधारित्र दिए गए हैं, अब दिए गए संधारित्रों से आपको यदि अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए या जो दिए गए संधारित्र हैं उनसे भी कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तो उस कंडीशन में हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। और ये संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, जब एक कम धारिता प्राप्त करनी होती है तब हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, और जब अधिक धारिता प्राप्त करनी होती है तो संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं भाई संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का जो परिमाण रहेगा वो समान रहेगा, तो ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, प्रथम और अंतिम संधारित्र की प्रथम और अंतिम प्लेट को, प्रथम में व अंतिम संधारित्र की क्रमशः प्रथम और अंतिम प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित कर देते हैं। तो ऐसा संयोजन होगा वो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। चित्र में आप देख रहे हो C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जो V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हो इसमें C1 संधारित्र की पहली प्लेट को हमने जोड़ा बैटरी के नेगेटिव से, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसकी दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे की पहली से, और तीसरे की दूसरी को बैटरी के नेगेटिव से। अब देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, इसको C1 धारिता की संधारित्र की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है ये बैटरी का जो पॉजिटिव है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो क्या विकसित हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जितना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर। अगर यहाँ प्लस Q है तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q। क्लियर? अब देख रहे हो ये जो दोनों प्लेटें हैं वो विलगित हैं, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है, वो इसके साथ भी ये नहीं जुड़ी हुई और ये इसके साथ भी नहीं जुड़ी हुई, ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, प्रेरण द्वारा क्या होगा, इस C1 धारिता के संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश क्या प्रेरित होगा, माइनस Q। तो माइनस Q प्रेरित होगा तो इस पे साथ में जुड़ी दूसरी प्लेट पर उतना ही प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों किसी से जुड़े हुए नहीं है, तो कुल आवेश पहले कितना था, 0 था ना, तो बाद में भी कितना होना चाहिए, 0। अगर इस पे माइनस Q होगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस Q। आ गया समझ में? और ये आपको मैंने बताया यहाँ माइनस Q आएगा तो यहाँ बाई इंडक्शन बाई प्रेरण क्या आएगा, प्लस Q। अगर इस पर प्लस Q होगा, ये विलगित है, तो इस पर आ जाएगा माइनस Q। तो आप देख रहे हो कि सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण समान है, सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण है वो समान है। तो आप देखो, परंतु क्या विभवांतर समान होगा? विभवांतर मैंने आपको बताया था V इक्वल टू होता है Q/C। आवेश तो समान है लेकिन इनकी धारिताएं अलग अलग हैं, जिसके कारण इन पर विभवांतर के मान भी क्या होंगे, अलग अलग। वो क्रमशः होंगे V1, V2, V3। तो इसको हम लिखेंगे V1 और ये V2 और ये होगा V3। ठीक है,
और ये कुल विभवांतर है वो किसके इक्वल होगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यदि संधारित्रों पर विभवांतर के मान क्रमशः V1, V2 व V3 है तो V1 आ जाएगा Q/C1, V2 आ जाएगा Q/C2 और V3 आ जाएगा। ठीक है, और यदि कुल विभवांतर V है तो V इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और V1 अपने पास है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ओके, और इसमें Q कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया V के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस संधारित्रों के इस संयोजन को हमने एक तुल्यधारिता CS के संधारित्र के द्वारा हमने इसको रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब है इन तीनों संधारित्रों का जो काम है, मिलकर जो ये काम कर रहे हैं, वो काम कौन कर रहा है, ये संधारित्र कर रहा है, जिनकी धारिता कितनी है, CS। ठीक है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को हमने एक एकल संधारित्र के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, जिसकी तुल्य धारिता कितनी है, CS। कितनी है, CS। मतलब ये संधारित्र वही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर कर रहे थे। समझ में आ गई बात, जो तीनों मिलकर कर रहे थे। यहाँ पर आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि इसकी ये तुल्य धारिता कितनी है, इसकी CS। तो ये संधारित्र वही काम करेगा जो तीनों मिलकर ये काम कर रहे थे। मतलब इसका वही प्रभाव होगा जो इन तीनों का मिलकर प्रभाव था। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यदि तुल्य धारिता CS है तो V इक्वल टू आ जाएगा Q/CS। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा Q से Q कैंसिल और 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो हो गए 3 संधारित्र और n संधारित्र हो तो यदि C1, C2, C3, Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता आ जाएगी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 और 1/Cn। इक्वेशन 4। ओके, क्लियर हो गया। देखिए अपने पास फॉर्मूला आ गया था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप इस पर क्या देख रहे हो कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम में संयोजन में प्रयुक्त
संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। ठीक है, देखो इसको कैसे समझें। तीन संधारित्र हैं, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड, इसकी 2 माइक्रोफैरड और इसकी 3 माइक्रोफैरड। तो सबसे कम है इसमें कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता का मान 1 माइक्रोफैरड से भी कम आएगा। कैसे आएगा वो देखो, 1/1, इसकी वैल्यू पुट करें तो 1/2, 1/3, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 + 3 + 2 क्या जाएगा, 11/6। तो CS इक्वल टू आ जाएगा 6/11, मतलब 0.5। ठीक है, और 4 माइक्रोफैरड। तो आप क्या देख रहे हो कि 0.54 माइक्रोफैरड है, वो सबसे कम धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड से भी कम है, 1 माइक्रोफैरड से भी कम है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता से भी कम होता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब हमें वोल्टा को विभवांतर को विभाजित करना होता है। आपने देखा था यहाँ पर विभवांतर है वो V1, V2, V3। ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर हमने कितना लगाया था, V। तो सभी संधारित्रों पर विभवांतर है वो उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ गया ना। देखो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 करेंगे तो ये आएगा Q/C1। अब इस तो समान है, ये देखो 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। तो विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुसार विभाजित हो जाता है। ठीक है, यह तब काम में लेते हैं जब हमें संधारित्र दिए गए हैं और उनसे भी हम कम धारिता का संधारित्र बनाना चाहते हैं। बात समझ में आई। जैसे मैंने अभी बताया था 1 फैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अपने को चाहिए 0.5 का। ठीक है, तो दिए गए उनसे भी अपने को कम चाहिए। जब कम चाहिए ना, तब उस कंडीशन में हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। सेकेंड पॉइंट देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में आपने देखा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। तो इनका अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो आएगा 1:1:1:1। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान रहता है, तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:1:1। थर्ड देखिए, यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता आ जाएगी 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C और प्लस 1/C। तो ये आ जाएगा n/C। तो इक्विवेलेंट आ जाएगी CS इक्वल टू C/n। मतलब इस कंडीशन में जो तुल्य धारिता होगी वो एक संधारित्र की धारिता अपॉन संधारित्रों की कुल संख्या। एक संधारित्र की धारिता को हमें संधारित्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी तुल्य धारिता। जैसे देखो 3 संधारित्र हैं और इनकी धारिताएं C हैं। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो क्या आएगा 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये आ जाएगा 3/C। तो
1/CS, तो CS इक्वल टू आ जाएगा C/3। ठीक है, कितने संधारित्र थे? 3। ए की धारिता कितनी है? C, तो C संख्या कितनी है? 3, तो अपॉन कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? अगर दो संधारित्र जुड़े हों तो आपको देखना है और इनकी धारिता C1 C2 है, तो तुल्य धारिता आ जाएगी या इसको सोल्व करेंगे तो C1 C2 C2 प्लस C1 1/CS, और CS निकालेंगे तो आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। अगर दोनों बराबर होंगी तो अपने पास आ जाएगा C इंटू सी करेंगे तो C² अपॉन 2C, वही आ जाएगा C/2। C/2 दो के लिए बता रहा हूँ आपको, दो के लिए क्या करना है? दोनों धारिताओं को आपस में ऊपर तो गुणा कर देना है और नीचे उनको ऐड कर देना है, वो आ जाएगी अपनी तुल्य धारिता। अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख रहे हो इसमें संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 पराविद्युतांक की T1 T2 T3 मोटाई की पट्टिकाएं चित्रानुसार रखी हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें कि प्रत्येक के पट्टिका की जो पट्टिका का क्षेत्रफल होगा वो संधारित्र की प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन इन पट्टिकाओं के मध्य की जो दूरी होगी वो इनकी पराविद्युतांक की मोटाई के बराबर होगी। मतलब संधारित्रों का ये जो आपको दिया गया है अरेंजमेंट है वो 3 संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य है। 3 संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य कैसे? देखो आप, ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है प्लेट, फिर इससे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे की तीसरे की पहली से, और तीसरे की लास्ट वाली प्लेट है वो नेगेटिव से। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है? श्रेणीक्रम संयोजन होता है। और इसमें आप देखो कि प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल होगा वो संधारित्र की प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर, वो कितना होगा? A होगा। लेकिन इन संधारित्रों की प्लेटों के मध्य की दूरी होगी वो इन पट्टिकाओं की मोटाई के बराबर होगी, जो है यहाँ दी हुई T1 T2 T3। तो ये कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? ये जो अपने को अरेंजमेंट दिया गया है वो 3 संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य है। तो ध्यान रखना, आप देख रहे हो इसमें एरिया तो सेम है लेकिन इसमें दूरी विभाजित है कि नहीं है? यहाँ T1 हो गई, T2 हो गई है, T3। तो ये ध्यान रखना, अगर दूरी का विभाजन हो तो आपको समझ आना है कि ये श्रेणीक्रम संयोजन है। श्रेणीक्रम में संयोजन है। तो आपको बताया था मैंने, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम भरा होता है तो उसकी धारिता A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। तो पहले के लिए अपने पास क्या आ जाएगी? C1 क्षेत्रफल A है, एप्सिलॉन नॉट पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1 और यहाँ मोटाई T1। दूसरे के लिए T2 और तीसरे के लिए T3। ये हुआ ना? तो इससे क्या आ जाएगा? तुल्य धारिता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 आ जाएगा T1 अपॉन R1, दूसरे में आ जाएगा T2 R2 प्लस T3 आ जाएगा E एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो कॉमन क्या है? 1/A एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन और T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। तो यहाँ CS आ जाएगा अपने पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन और T3 अपॉन
एप्सिलॉन R3। क्लियर? अगर समझ में, तो ये आ जाएगी इस कंडीशन में तुल्य धारिता। थैंक यू।